प्रिया, ऋषि और रवि कॉलेज के फ्रेंड थे। रवि प्रिया से प्यार करता था, लेकिन प्रिया रवि को केवल फ्रेंड मानती थी। प्रिया और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रिया मिडिल क्लास घर से थी और ऋषि अपर क्लास से था। प्रिया के लिए ऋषि ही पूरी दुनिया था। शादी के बाद प्रिया ने खुद को इतना बदल लिया कि जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। शादी को मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे कि एक दिन प्रिया और ऋषि बस से सफ़र कर रहे थे। प्रिया को झपकी आ गई थी और प्रिया का सर ऋषि के कंधे पर टिक गया। एक झटके के साथ कानों में गूंजा, ठीक से बैठो। प्रिया। सारी नींद गायब हो गई थी। पूरे रास्ते ऋषि प्रिया को ठीक से बात करने, खाना खाने और बैठने का ढंग सिखाता रहा। कुछ देर बाद प्रिया किसी सहयात्री की बात पर थोड़ा जोर से हंसती है। फिर ऋषि प्रिया पर चिल्लाते हुए बोलता है, यह क्या फीफी करके हंस देती हो फालतू बातों पर? थोड़ा ऊपर उठ जाओ अब इन लोअर मिडिल क्लास वाली हरकतों से। प्रिया ने देखा, सब उसे ही देख रहे थे। प्रिया बुरी तरह झेप कर नीचे देखने लगी। आत्मसम्मान पर यह करारी चोट थी। इसके बाद भी यह सिलसिला बरकरार ही रहा। रोज रोज जलील होने से प्रिया अपना आत्मविश्वास खोने लगी थी। कोई जोर से बोल दे तो प्रिया डर जाती थी। लोगों से मिलना ना के बराबर हो चुका था। ऋषि से शादी का निर्णय प्रिया के खुद का था। घर वालों की ना के बावजूद प्रिया ने पूरी जिम्मेदारी ली थी। इस रिश्ते की तो घर वालों से शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। प्रिया का रोज का रूटीन हो गया था, घर का काम करना, जलील होना और चुपचाप रोते हुए सो जाना। प्रिया अब वह पहली वाली प्रिया नहीं रह गई थी जो लोगों से किसी भी विषय पर वाद विवाद कर अपनी बात साबित कर ले। समय ऐसे ही बीतता गया। अब प्रिया और ऋषि की शादी के 5 साल हो गए थे। एक दिन ऋषि की ऑफिस में पार्टी थी और सबको अपनी पत्नी के साथ आना था। ऋषि प्रिया को पार्टी में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन बॉस के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। ऋषि प्रिया को ऑफिस ले तो गया, लेकिन घर लौटते ही प्रिया पर बरस पड़ा। तुम्हें ढंग ही नहीं है किसी चीज का, कहीं ले जाने लायक नहीं हो। हंसती हो तो हंसती ही चली जाती हो, जब चुप रहती हो तो मौन की देवी बन जाती हो। एक तो हर बात पर आंसू निकल आते हैं तुम्हारे। आज इतने दिनों बाद हिम्मत करके तुम्हें ऑफिस पार्टी में ले गया, तो 2 शब्द बोल लेती तो क्या घट जाता तुम्हारा। लेकिन तुम्हें तो जाने किस बात का घमंड है। ऋषि गुस्से से लाल हुए जा रहा था। प्रिया ने ऋषि की तरफ देखा। ऋषि की आंखों में मानो खून भरा हो। प्रिया बोली, आपने ही तो कहा था कि किसी के आगे ज़्यादा हंसने बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए। प्रिया की बात खत्म होने से पहले ही ऋषि ने एक जोर का थप्पड़ प्रिया को जड़ दिया। प्रिया पूरी तरह से हिल गई थी और डर के कांप भी रही थी। प्रिया ने खुद को संभाला, सामान पैक किया और घर से निकल गई। 5 साल का पुराना रिश्ता आज खत्म करके प्रिया घर से निकल चुकी थी। कहाँ जाऊंगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने में प्रिया की जिंदगी का लंबा वक्त खत्म हो गया था। जवाब आज भी नहीं था, पर आज जवाब मिलना जरूरी था। घर तो नहीं जा सकती तो शायद बहुत पहले चली गई होती। फिर कहाँ? आंख बंद करके सोचा तो रवि की याद आई, शायद वो कुछ मदद कर दे। फेसबुक पे जाकर रवि को सर्च किया और उसे मैसेज किया कि प्लीज़ कॉल मी।
शादी के बाद ऋषि ने सभी के नंबर डिलीट करवा दिए थे। शादी के बाद से ही रवि की कोई खोज खबर नहीं थी। प्रिया मन ही मन सोचने लगी कि रवि उसको स्वार्थी समझेगा, लेकिन प्रिया के पास उससे सहायता लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। प्रिया स्टेशन पे बैठी थी। रात के 10 बजे रवि का कॉल आया कि कहाँ हो। प्रिया बोली, स्टेशन पर हूँ, तुम कहाँ हो? प्रिया ने पूछा। रवि ने कहा, लखनऊ में। प्रिया बोली, लखनऊ पहुंचकर कॉल करती हूँ। अब तक ऋषि का कॉल नहीं आया था, शायद आएगा भी नहीं। ऋषि भी शायद नहीं चाहता था कि प्रिया उसकी ज़िंदगी में रहे। प्रिया को कोई बच्चा भी नहीं था जिसके सहारे ही वो बाकी की ज़िंदगी काट लेती। अच्छी बात यह थी कि आज प्रिया ऋषि के फ़ोन का इंतज़ार नहीं कर रही थी। इस वक्त की सबसे बड़ी जीत थी प्रिया की। औरतों को शायद फंसा रहना ही पसंद होता है। प्रिया एक पिंजरे से आज़ाद होकर शायद दूसरे की ओर बढ़ रही थी। पिंजरा ही शायद शादी के बाद औरतों का कंफर्ट जोन बन जाता है। कभी पति का बनाया पिंजरा, कभी मायके वालों का या कभी किसी और का जिसे हम अपना हमदर्द समझते हैं। हमें लगने लगता है कि इस पिंजरे के बाहर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आज उस पिंजरे से बाहर प्रिया ने उड़ान भर ली थी। प्रिया का अस्तित्व अभी कायम था। प्रिया ट्रेन में बैठ गई थी। प्रिया ने देखा सामने वाली सीट पर एक औरत एक आदमी के कंधे पर सर टिकाकर सो रही थी। देखने में दोनों पति पत्नी लगे। नींद में औरत का सिर अचानक लुढ़क जाता तो वह आदमी झट से अपना सहारा देकर उसे वापस अपने कंधे पर टिका देता। फटे हाल सा पहनावा, मामूली सी शक्ल सूरत के मालिक थे दोनों, पर वह औरत प्रिया को उससे काफ़ी अमीर लगी। उस वक्त प्रिया सोचने लगी, मेरी ज़िंदगी में यह पल क्यों नहीं आया। ट्रेन लखनऊ पहुंच गई थी। उतरकर प्रिया ने रवि को फ़ोन लगाया। पहुंच गई हूँ। थोड़ी देर में ही रवि सामने था। प्रिया और रवि एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां प्रिया एकदम चुप थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ, बोलो, झगड़ा हुआ है ऋषि से? प्रिया ने बोला, छोड़ दिया मैंने ऋषि को, तलाक लेना है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिया बोली, पैसे हैं मेरे पास, आत्मविश्वास खत्म हो गया है और ज़्यादा कुछ मत पूछना। एक सांस में प्रिया बोल गई। रवि ने पूछा, घर बात हुई? प्रिया ने ना में सर हिलाया। प्रिया बोली, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए और एक पास में रूम भी दिला देना। प्रिया आगे बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें परेशान कर रही हूँ, पर इस वक्त मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रवि ने एक छोटा सा कमरा प्रिया को दिला दिया। रास्ते में ही प्रिया और रवि वकील से मिले तलाक के पेपर तैयार करने के सिलसिले में। प्रिया सब कुछ जल्द खत्म करना चाहती थी। उसके बाद रवि प्रिया को रूम पर छोड़कर वहां से निकल गया। बिस्तर पर लेटते ही प्रिया गहरी नींद में सो गई। प्रिया को बहुत दिनों बाद चैन की लंबी नींद मिली थी। सुबह एक नया दिन प्रिया का इंतजार कर रहा था। अचानक फ़ोन बजा तो देखा घर से था। प्रिया ने सोचा, लगता है ऋषि ने खबर दे दी है। पिताजी ने पूछा, कहाँ हो तुम? ऋषि ने बताया, घर से चली गई हो। कहाँ चली गई हो? पति पत्नी के बीच तो छोटी मोटी बहस होती ही रहती है, तुमको पहले ही समझाया था, चुना तो तुमने ही था उसे, तो अब निभाओ। पिता के सौतेले व्यवहार से प्रिया का दिल पूरी तरह टूटकर बिखर गया। प्रिया सोचने लगी, इतना सौतेला व्यवहार क्यों? बस इसलिए कि अपनी मर्जी से शादी की? शादी बताकर तो की थी। आपकी आंखों के सामने आपकी अपनी औलाद ने गलत फैसला लिया
तो क्या आप उसे मरने के लिए छोड़ देंगे? काश आप समझ पाते असल वजह। काश कहते कि वापस आ जाओ बेटा, घर के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। काश। मन में चलते तमाम तरह के तूफान सब बाहर आने के लिए बेताब थे। पिताजी ने फिर पूछा, अरे चुप क्यों हो? वापस आ जाओ बेटा, तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे। अब कहो कुछ। प्रिया बोली, सब ठीक है, लखनऊ में हूँ, मैं देख लूँगी, आप लोग चिंता ना करें। और प्रिया ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बार हर बार की तरह वापसी मुमकिन नहीं था। शाम को रवि प्रिया से मिलने आया। कुछ देर इधर उधर की बात की। रवि ने बताया कि 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई है, एक 6 महीने का बेटा भी है। प्रिया बहुत खुश थी रवि के लिए। चलो, रवि सेटल हो गया। बातों ही बातों में रवि ने पूछा, मेरी याद आती थी तुम्हें? बड़े आश्चर्य के साथ प्रिया ने रवि की तरफ देखा। प्रिया को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। एक बच्चे के पिता से प्रिया इस तरह के प्रश्न की उम्मीद नहीं कर रही थी। प्रिया को असहज देखकर रवि ने विषय बदलना ही उचित समझा। रवि बोला, एक छोटी सी कंपनी है, उसमें रिसेप्शनिस्ट का काम है। अगर तुम कर सकती हो तो बताओ, 10 से 12 हज़ार मिल जाएंगे। प्रिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अगले दिन ही प्रिया ने नौकरी ज्वाइन कर ली। इस तरह दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगे। रूम, ऑफिस, कोर्ट और दूसरी नौकरी की तलाश। कुछ समय बाद नई नौकरी मिल गई और प्रिया ने पास में ही दूसरा कमरा भी ले लिया। रवि से मिलना होता रहता था। बीच बीच में वह पुरानी बातों को प्रिया के सामने दोहराता था तो प्रिया असहज हो जाती थी। पर रवि के एहसान थे प्रिया पर, उसे कुछ कहना प्रिया के लिए मुमकिन नहीं था। कहीं न कहीं बुरे वक्त का हमदर्द था। आज खुशी का ठिकाना नहीं था। एक लंबे इंतजार के बाद आज प्रिया को रवि से तलाक मिल चुका था। वह अपनी खुशी रवि के साथ साझा करती है। जैसे ही प्रिया ने रवि को देखा, प्रिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने कहा कि अब मैं आज़ाद हो गई हूँ। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी प्रिया ने महसूस किया एक अजीब सा घिनौना एहसास। रवि प्रिया के करीब आया तो प्रिया ने एक जोरदार धक्का दे दिया। रवि का सर टेबल से टकरा गया। वह चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? इतने दिन से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, इतना भी हक नहीं है मेरा? जब मदद चाहिए होती है तुम औरतों को तो दौड़ी चली आती हो, जब बदले में कुछ मांगो तो सती सावित्री बन जाती हो। जैसे प्रिया के अंदर काटो तो खून नहीं। प्रिया को ऋषि का थप्पड़ याद आने लगा। उससे भी जोरदार थप्पड़ प्रिया के गालों पर लगातार पड़ रहे थे। प्रिया महसूस कर रही थी, पर प्रिया अब वह पहली वाली प्रिया नहीं रह गई थी। वक्त ने काफ़ी कुछ सिखा दिया था। प्रिया उठी और रवि के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, मदद की कीमत ही लेनी थी तो पैसे से लेते मिस्टर रवि, सारी कीमत चुका देती। औरत का जिस्म कोई कीमत चुकाने का जरिया नहीं है। शादीशुदा और एक बच्ची के पिता होकर भी ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने सोचा नहीं था ऋषि से शादी करना यकीनन मेरी गलती थी, पर तुमसे मदद मांगना उससे भी बड़ी गलती थी। अच्छा हुआ तुमने अपना असली चेहरा दिखाया, वरना मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानों के तले दबी रहती। गलती मेरी थी जो खुद पर भरोसा ना कर एक पिंजरे से निकली और दूसरे में कैद हो गई। पर अब और बैसाखियां नहीं, तुम्हारे एहसानों का बदला आज मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करके उतार रही हूँ। रवि की आंखें शर्म से झुक चुकी थी। रवि वहां से सर झुकाकर निकल गया। प्रिया को अब ना तो बैसाखी चाहिए थी और ना ही कोई पिंजरे का कंफर्ट जोन। आज प्रिया अकेली जरूर थी, लेकिन निर्भीक, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और संपूर्ण थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।